हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं फ्यूचर अड्डा। तो आज हम लोग वेबजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में स्ट्रेट लाइन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने 10th नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्यूब बनाते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये वाला मेरे पास है जेड एक्सिस। अच्छा, मैं ओरिजिन को मान लेता हूं 0,0,0 और इस क्यूब की हर एक साइड की लेंथ में a मान लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो y एक्सिस में a बढ़ गया तो 0,a,0। ये वाला पॉइंट x एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब a,0,0। अच्छा, ये वाला पॉइंट z एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब 0,0,a। अब देखो इस वाले पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, देखो यहां से y एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब 0,a,a। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां से z एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब a,0,a। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इस वाले पॉइंट से x एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब a,0। और ये वाला पॉइंट यहां वाले पॉइंट से x एक्सिस में a बढ़ गया, इसका मतलब a,a,a। ठीक है, अब हम लोगों ने क्यूब के सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है। अब एक बात बताओ, इस क्यूब के डायगोनल्स कौन कौन से होंगे। तो देखो एक डायगोनल तो ये होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ता हुआ एक लाइन, ठीक है ना। 3D में तुमको इमेजिन करना होगा अपने दिमाग में। और एक डायगोनल तुम मान सकते हो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ लाइन, ठीक है ना। एक काम करता हूं, मैं एक मैच बॉक्स लेता हूं और उसमें तुमको समझाता हूं। तो ये ले लिया मैंने भाई साहब एक मैच बॉक्स। अब देखो ये एक क्यूब तो नहीं है, लेकिन ये भी एक 3D फिगर है। ये एक्चुअली क्यूबॉइड है, लेकिन तुम इंटरप्रेट कर सकते हो अगर मैं इसमें समझा दूंगा। तो देखो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो वो एक डायगोनल मिलेगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को। अच्छा, दूसरा डायगोनल इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो मेरे पास दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तुम इमेजिन करोगे ना, पता चल जाएगा तुमको। तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं O, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A, इसको B और इसको C। तो देखो मेरे पास दो डायगोनल आ जाएगा, एक OA जिसको मैंने वेक्टर फॉर्म में OA वेक्टर लिख दिया और एक दूसरा CB जिसको मैंने वेक्टर फॉर्मेट में CB वेक्टर लिख दिया है। अब मैंने इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, तो क्या तुम बता सकते हो मुझे O वेक्टर क्या हो जाएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। पर ये सबको आता होगा। ऐसे ही A वेक्टर क्या हो जाएगा, ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप। ऐसे ही B वेक्टर C वेक्टर नहीं लिख लोगे, आराम से लिख सकते हैं। तो OA वेक्टर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा OA वेक्टर, A वेक्टर माइनस O वेक्टर, यानी कि ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप और माइनस में 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो ये फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन समझ में तो आ ही जाता है। अब देखो ऐसे ही हम लोग CB वेक्टर निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस C वेक्टर। B वेक्टर क्या होना चाहिए, B वेक्टर होना चाहिए ai कैप प्लस aj कैप प्लस 0k कैप। ये मैंने लिखा नहीं है, कॉमन सेंस है, तुम खुद भी समझ जाओगे। अच्छा, C वेक्टर क्या है, C वेक्टर 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस ak कैप। तो फाइनली मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ai कैप, ठीक है, प्लस aj कैप माइनस ak कैप। अब हम लोगों को इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल का कोसाइन चाहिए, वही तो हम लोगों से पूछा जा रहा है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो कोसाइन किस केस में आता है, दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम के। तो अगर यहाँ हम लोग OA वेक्टर डॉट CB वेक्टर करेंगे तो वो हो जाएगा OA का मैग्नीट्यूड इनटू CB का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम का कोसाइन, यानी कि cos थीटा। यहाँ मैंने थीटा को एंगल मान लिया उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो OA डॉट CB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है ना, आता ही होगा। अच्छा, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास √3a और यहाँ भी हो जाएगा √3a और इंटू कॉस थीटा। तो देखो a स्क्वायर से यहाँ a और a कट जाएगा तो cos थीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1/3।
तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट, 4 पॉइंट दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है -a, -b, दूसरा पॉइंट है मेरे पास a, b, तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0, 0, चौथा पॉइंट है मेरे पास a², ab। जहां पे a 0 बराबर नहीं है, b 0 बराबर नहीं है, आर ऑलवेज। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है मेरे पास कोलिनियर, क्या चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे? एक बार चेक करते हैं, फिर ऐसे ही ऑप्शन वाइज ऑप्शन हर एक ऑप्शन पे जाएंगे, जो सही होगा उसमें टिक मार देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3 पॉइंट ऐसा है x1, y1, x2, y2, x3, y3, और एज्यूम कर लो कि ये तीनों पॉइंट इस ट्रायंगल का पॉइंट है, तो क्या उस ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया, बताओ जरा, सोच लिए? अरे आता ही होगा ना। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा मेरे पास हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1, 1, यहाँ x2, y2, 1, यहाँ x3, y3, 1। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के और यहां पे रख दूं, कहां पे? इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन पे, तो क्या ये ट्रायंगल रहेगा? नहीं, ये ट्रायंगल तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया भी 0 हो जाएगा, और फिर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर भी हो जाएंगे साथ ही साथ। ओके, तो इसका मतलब अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अगर उन तीनों पॉइंट को मैं किसी ट्रायंगल का पॉइंट मानूं और उसका एरिया निकालने की कोशिश करूं, तो क्या वो एरिया 0 आएगा? बिल्कुल 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है। एक्चुअली ट्रायंगल बन नहीं रहा, उन तीनों पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अगर वो ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका हमेशा एरिया 0 आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 हम लोग कर देते हैं। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कौन से तीनों? ये। एक बार 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक कर लेते हैं, फिर आगे भी चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो x1, y1 की जगह -a, -b, x2, y2 की जगह ab और x3, y3 की जगह 0, 0। तो -a, -b 1, ab 1, 0, 0, 1। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो -a यह हो जाएगा b -0। ठीक है, माइनस और -b प्लस b हो जाएगा a -0, और मेरे पास हो जाएगा यहाँ +1, 0, -0। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास? -ab + ab इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है। ठीक है ना? कौन से तीनों पॉइंट्स? ये शुरू वाले 3 पॉइंट्स। अब एक काम करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो यहां मेरे पास x1, y1 की जगह हो जाएगा ab, x2, y2 की जगह 0, 0, और x3, y3 की जगह a² ab। ठीक है ना? तो इसका हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास a, यहाँ हो जाएगा 0 -ab, और डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है ना। यहाँ हो जाएगा -b, देखो 0 -a² और +1, देखो 0 -0। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ये फाइनली हो जाएगा -a²b + a²b इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तीनों भी कोलिनियर है। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं और ये तीनों कोलिनियर, इसका मतलब ये चारों कोलिनियर है। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं। देखो, ये पॉइंट है मेरे पास -a, -b, ये पॉइंट है मेरे पास 0, 0, और ये पॉइंट है मेरे पास a, b। हम लोगों ने प्रूफ किया था कि ये तीनों कोलिनियर, ये दिख भी रहा है, एक लाइन पे लाइन कर रहा है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया था कि ये तीनों भी कोलिनियर, इसका मतलब 0, 0, a, b और a², ab भी कोलिनियर है। तो अगर ये तीनों कोलिनियर है तो इसको इन दोनों को ज्वाइन कर रहे वाले लाइन पे ही लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई साहब कि a², ab यहां लाई कर जाए, तो फिर ये तीनों कोलिनियर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लाई करना पड़ेगा। तो तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये चारों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये चारों कोलिनियर है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन मेरे पास किसी ट्रायंगल की 3 साइड की इक्वेशन दे रखी है, मैं यहां लिख लेता हूं। तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन है वो है x + 8y - 22 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 8y इज इक्वल टू 22। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 5x + 2y - 34 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास
5x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। और तीसरा इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 13। तो मेरे पास ट्राइंगल के तीनों साइड की इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इंटरसेक्ट करवाने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या एक पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई साहब। ऐसे ही मैं 2, 3 के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट निकाल सकता हूँ, ऐसे में 1, 3 के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो मेरे पास क्या 3 पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और वही तीनों पॉइंट उस ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं एरिया नहीं निकाल सकता जब मुझे वर्टेक्स मिल जाएगा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? एक काम करो, सबसे पहले इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 40y इज इक्वल टू 110। अच्छा, और इक्वेशन 2 को एज इट इज ऐसे लिख दो। तो 5x नीचे लिखते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कट जाएगा। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास 38y, और यहां हो जाएगा मेरे पास 76। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। अब y इज इक्वल टू 2 तुम पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में, यानी कि x प्लस 8y इज इक्वल टू 22 में। लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन। तो यहां मेरे पास हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल 22, यानी कि x हो जाएगा मेरे पास 22 माइनस 16, कितना 6। तो मेरे पास एक वर्टेक्स तो आ गया भाई साहब 6,2। अब दूसरा वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम लोग। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 102। कब? जब इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 26। अब जोड़ देते हैं भाई साहब, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 19x इज इक्वल टू 76। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। अब हम लोग x इक्वल टू 4 को पुट कर देते हैं, किसमें? सेकेंड वाले में पुट कर दो। तो यहां हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। तुम या तो सेकंड में पुट कर सकते हो या फिर थर्ड में पुट कर सकते हो। मैं यहाँ सेकंड में कर रहा हूँ, ठीक है, तुम थर्ड में पुट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 34। तो 2y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 14, तो y आ जाएगा मेरे पास 7। तो मेरे पास दूसरा वर्टेक्स आ गया कितना 4,7। मैं लिख लूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो 4,7 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब जरा हम लोग थर्ड वर्टेक्स निकालते हैं। थर्ड वर्टेक्स निकालेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें से हम लोग इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 16y इज इक्वल टू 44। और इक्वेशन 3 में हम लोग क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 13। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 19y इज इक्वल टू 57। तो फाइनली मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या फिर इक्वेशन 3 में पुट कर लो। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 3, क्योंकि 8y है, 24 इज इक्वल टू 22। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। तो मेरे पास जो थर्ड वर्टेक्स है ना वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा -2,3। अब हम लोग एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास x1, y1, x2, y2, ठीक है, और x3, y3 किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स होता था तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे? हाफ डिटरमिनेंट x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, और इसका मॉड ले लेते थे ताकि अगर अंदर में निगेटिव भी आए तो बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता था। तो यहाँ देख लो x1, y1 की जगह ये है, x2, y2 की जगह ये है और x3, y3 की जगह ये है, तो हो जाएगा हाफ। यहाँ देख लो भाई साहब 6, 2, 1, यहाँ हो जाएगा 4, 7, 1 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास -2, 3, 1 और बाहर मॉड भी लगा दो भाई साहब। तो मॉड हाफ, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता ही होगा। 6 इंटू 7 माइनस 3 -2 और यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2, ठीक है, और प्लस 1, यहाँ देखो 4 3 12 माइनस ऑफ -14, ठीक है ना। चलो अब यहाँ मॉड तो लगा ही होगा, तो मॉड हाफ देख लो 6 इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 -2 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस
12 प्लस 14 यानी 26, ठीक है ना। हो जाएगा मॉड हाफ 24 माइनस 12 प्लस 26, तो ये हो जाएगा मॉड हाफ, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 26 प्लस 12, तो ये मेरे पास हो जाएगा मॉड हाफ इनटू, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 8 और यहाँ 3, तो ये मेरे पास फाइनली आ जाएगा 38/2 यानी कि 19 स्क्वायर यूनिट्स आंसर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। आपको दो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है a, b और दूसरा पॉइंट दे रखा है -a, -b। एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो किस और पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तरीका क्या होगा हमारा, तरीका ये होगा, हम लोग इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उस पर हम लोग एक करके ऑप्शन पुट करके देखेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही ऑप्शन इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन पे लाई करेगा। अच्छा, अगर मेरे पास दो पॉइंट होता x1, y1 और x2, y2, तो क्या आप इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे? बिल्कुल। क्या होता, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ x1 y1 की जगह a b है और x2 y2 की जगह माइनस a माइनस b है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास y माइनस बी इज इक्वल टू -b माइनस बी बाई -a इंटू x माइनस a। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल टू -2b बाई -2a इंटू x माइनस a। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, फाइनली मेरे पास y माइनस बी इज इक्वल टू b बाई a इंटू x माइनस a आ जाएगा। अब इस इक्वेशन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। देखो अब चारों ऑप्शन को बारी बारी करके डालते हैं। तो पहले 1 को 1 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू 1 माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक उधर, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास a माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा b माइनस ए बी, तो माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। क्या इज इक्वल टू बी सही है? नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। बी वाला ऑप्शन पुट करके देखते हैं, तो y की जगह -2b और मेरे पास x की जगह क्या हो जाएगा 3a, तो हो जाएगा मेरे पास -3b इज इक्वल टू b बाई a और इंटू 2a। a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, इसका मतलब b वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। c वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो y की जगह है मेरे पास ab, ठीक है ना, और x की जगह है मेरे पास a स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग b कॉमन लेंगे, a माइनस 1, और यहाँ से हम लोग a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। देखो a माइनस 1 से a माइनस 1 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है ना, a से a कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब, 1 तो 1 ही के बराबर होगा ना। इसका मतलब c वाला ऑप्शन सही है। और d वाला ऑप्शन लोग चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? अरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक लाइन है जो कि दो पॉइंट a, b और -a, -b से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसको क्यों चेक करेंगे? इन्हीं दोनों पॉइंट की मदद से तो हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को निकाला था, ठीक है। और वैसे भी ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए एक ही ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 15th नंबर क्वेश्चन। क्या है? द इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे। तो इक्वेशन है मेरे पास x³ माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करता है? एक हाइपरबोला और दो स्ट्रेट लाइन को, या फिर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को, या फिर एक पैराबोला और दो स्ट्रेट लाइन को, या फिर एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल को, ठीक है। देख लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, x माइनस वाई हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 तो था ही। अब एक बात बताओ, क्या x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है? नहीं। अब ऐसा क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 के बराबर नहीं होगा? देखो, x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अब इसमें हम लोग दोनों साइड 1 जोड़ते हैं, मतलब LHS में भी 1 जोड़ते हैं और RHS में भी 1 जोड़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो नहीं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, तो 0 होने का सवाल ही नहीं होता ना। इसका मतलब ये 0 के बराबर तो नहीं होगा, तो फिर 0 के बराबर क्या होगा? x माइनस वाई होगा। अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई है, और ये किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, ए स्ट्रेट लाइन।